अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज जो मेरे मेहमान हैं मुसद्दिक जट साहब, हम उनसे पहले भी एक मरतबा पॉडकास्ट कर चुके हैं। मुसद्दिक जट साहब जो हैं वो मेरे इलाके सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल से ताल्लुक़ रखते हैं और एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। आज मुसद्दिक साहब के साथ मेरी दूसरी गुफ्तगू है। मुसद्दिक साहब से पहले भी जब मेरी बात हुई थी तो हमने बड़े ही एहतराम से एक दूसरे से बात की थी, लेकिन आज आज की गुफ्तगू में कुछ खास है। आज की गुफ्तगू में मुझे लगता है कि मुसद्दिक साहब मेरे परखच्चे उड़ाने वाले हैं, क्योंकि मुसद्दिक साहब की जो तैयारी है, मुसद्दिक साहब ने मुझे खुद बताया है कि वो इस लेवल की है कि उन्हें नहीं लगता कि आज मैं उनके सामने ठहर पाऊंगा। सबसे पहले तो मुसद्दिक भाई, बात यह है कि मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तालिब इल्म हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप जिससे भी इल्म हासिल करें वो आपका उस्ताद बन जाता है। अगर मुझे आपसे कुछ सीखने का मौका मिले तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं लोगों को दिखाता हूँ कि मुसद्दिक साहब ने मुझे ये मैसेज किया था कि उवैस भाई, आई हाईली रिकमेंड that you come well prepared this time. Looking at the depth and level of my own preparation, I just wanted to give you a fair heads up. Please make sure you are fully ready because this discussion is going to be on a whole new level. ये एक next level discussion होने जा रही है। मुसद्दिक साहब, यस आपको क्यों लगता है कि आज की गुफ्तगू जो है पिछली गुफ्तगू से हटकर होगी, अलग होगी, मुनफरिद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, आपके तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। अवैस भाई, हमारी जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी ना, उसमें हमने उसका टॉपिक ये था कि हमने सच्चाई के रास्ते की खोज करनी है, ठीक है। और हम जो हमारी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी उसका इख्तिताम इस पॉइंट के ऊपर हुआ था कि हम दोनों भाइयों ने मिलकर सुप्रीम पावर को ढूंढ रहा है। आई एम राइट? सर, आई डोंट नो आपने मुसद्दिक भाई, मैं बचपन में लिप्टन तो देख चुका हूँ और टपाल भी देख चुका हूँ, लेकिन सुप्रीम नहीं मिली मुझे। ओके आज मैं आपके साथ अवैस भाई ये वादा करता हूं कि आज मैं आपको सुप्रीम पावर के पास जरूर लेकर जाऊंगा। इससे ऐसा है? बड़ी आपके लिए खुशकिस्मती क्या होगी, हैं? मैं सच में, मेरी मेरी अगर आपकी अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाए और मुझे लगे कि मेरे सामने मेरी सुप्रीम पावर खड़ी है। वैसे तो इस वक्त वो खाना खा रही है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि वो एक जो कायनात बनाने वाली सुप्रीम पावर है। तो मुझे अच्छा लगेगा मुसद्दिक भाई, लेकिन क्या क्या आपके हाथ ऐसी गीदड़ संगी लग गई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप उस रास्ते को, उस मैप को पाने में कामयाब हो गए हैं? अच्छा अवैस भाई, मैं आपसे ना आपको एक जो है ना क्रेडिट देना चाहता हूं। आज से तकरीबन 1.5 माह पहले तक मैं मुसलमान था और एक पैदाइशी मुसलमान जैसे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपना फर्ज अदा करते हैं, ठीक है। मैं भी बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है। शकूक शबाहत का हम अपने पास भी नहीं आने देते थे। लेकिन जब से आपके साथ मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई या आपको मैंने सुनना स्टार्ट किया, तो आपके जो सवालात थे, जब मैं अपने मुफ्तियान इकराम जो हमारे उलमा इकराम है, जब मैं उनके जवाबात देखता था तो मुझे ना लगता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप है जिसको फिल करने की जरूरत है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा ने चीज ने कुछ थोड़ी सी रिसर्च की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना उस सुप्रीम पावर के पास पहुंच चुका हूं। और अब जो मैं नमाज पढ़ता हूं ना, अब जो मैं सजदा करता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिस जात को सजदा कर रहा हूं वो वाकईतन सजदे के लायक है और उससे ही सजदा करना चाहिए। वसीम ये भाई, फर्क आया आपसे जो आपको वसीम सुनने वसीम के बाद। वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक ड्यू क्रेडिट देने की कोशिश की, बल्कि आपने दिया। मुसद्दिक भाई, 1.5 माह पहले तक आपकी एज जी कितनी है? जी, मेरी एज अवैस भाई 29 प्लस होगी अब। यानी 29 प्लस में से 90 दिन माइनस करके, सॉरी, 45 दिन माइनस करके, आप जितनी देर तक मुसलमान थे और नमाज पढ़ते थे तो आप जी जी बिना सोचे समझे नमाज पढ़ते थे। जी लेकिन जी बिल्कुल। 1.5 माह पहले आपने हमसे गुफ्तगू करने के बाद अल्लाह ताला के ऊपर तहकीक की, और क्या अजीब यस इत्तेफाक है कि उस तहकीक का नतीजा वही निकला जो कि तहकीक से पहले था।
यानी आप अल्लाह ताला पर ईमान रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मतलब जब आपने तहकीक शुरू की मुसद्दिक भाई, तो जी आपने जी। क्या एक एक गैर जानिबदार मुहक्किक की तरह अपने जहन में इस इम्कान को कायम रखा कि खुदा का वजूद नहीं भी हो सकता और खुदा का वजूद हो भी सकता है? मैं दोनों पहलुओं के ऊपर तहकीक करूंगा और मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि सच क्या है। या आपने इस मौजू पर तहकीक कि खुदा का वजूद तो है ही, लेकिन मुझे उसके वजूद के हक में दलाइल ढूंढने हैं? इन दोनों तहकीकों में फर्क है ना मुसद्दिक भाई? जी जी। अवैस भाई, अगर आप कुरान पाक का मुताला करेंगे ना, तो बारहा अल्लाह पाक ने जो है ना हुक्म दिया है कि मेरी निशानियों को जानो, परखो और फिर मुझ पे ईमान लाओ। ठीक है, मैं जो मेरी तहकीक थी ना, ये बिल्कुल गैर जानिबदार तहकीक थी। मैं अब जो है ना, आप तो खैर जो है ना इस्लाम के ऊपर नहीं बिलीव करते, लेकिन मैं जो है ना आपको अपने मजहब के ऊपर, आप मजहब को हाजिर नाजिर समझते हुए मैं कहता हूं कि मैंने ये गैर जानिबदार होकर तहकीक की है। इस तरह पाकिस्तान ठीक। में फौज गैर जानिबदार होकर इलेक्शन करवाती ना है। ना 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 ना, आप उसको रिलेट मत कीजिए, नहीं ये नहीं, मेरे जो है ना। मैं लफ्ज गैर जानिबदारी के ऊपर बात कर रहा हूँ। जिस तरह पाकिस्तानी फौज जो है उसकी निगरानी में गैर जानिबदार, मुनसिफाना, साफ और शफाफ, पता नहीं कौन कौन से इंतखाबात, वैसी गैर जानिबदार या असल में गैर नो जानिबदार? कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। सारे कमेंट्स है मुसद्दिक भाई। क्या निशानी मिली है आपको अल्लाह ताला की? अच्छा अवैस भाई, आप के अंदर जितनी एक्साइटमेंट है ना, ठीक है, मैं अगर आप मुझे कहे तो मैं अभी आपको पकड़ के उसी पॉइंट के ऊपर ले जाऊं, लेकिन उस पॉइंट पर लेकर जाने से पहले मैं जो है ना आपके जहन में उठने वाले तमाम अभाम, तमाम सवालात का रद्द करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। डायरेक्टली जी स्पॉट पर पहुंचने का मजा नहीं आता, पहले फोर प्ले करना हाँ, चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। जी। अच्छा अवैस भाई, आप क्या समझते हैं कि बिग बैंग के बाद इस दुनिया के ऊपर, इस कुर्रा अर्ज के ऊपर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? इर्तिका पजीर हुई। यस। आप, मुझे भी यही अंदाजा था कि आप 100% एवोल्यूशन को ही इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा अवैस भाई, एवोल्यूशन को जो है ना, मैं सिरे से एवोल्यूशन का जो मतलब है ना, एवोल्यूशन को मैं मानता हूं, लेकिन एवोल्यूशन की डेफिनेशन आप जो करते हैं और जो मैं करता हूं उसमें थोड़ा सा फर्क है। आप एवोल्यूशन को कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन मैं एवोल्यूशन को कहता हूं अडॉप्टेशन। तो अडॉप्टेशन, मैंने कब एवोल्यूशन को ट्रांसफॉर्मेशन करार दिया है? मैंने आपने एग्जैक्टली मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में तो एवोल्यूशन को ट्रांसफॉर्मेशन करार ही नहीं दिया। एवोल्यूशन तो इर्तका है हयात का दर्जा ब दर्जा। ठीक है, आप अगर मुसद्दिक भाई एवोल्यूशन को एडाप्टेशन कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक ए जो है उसके अंदर वो तमाम खूबियां नहीं है और उसे अपने एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करके मखलूक भी बनना पड़ता है। यानी आपके अल्लाह ताला की तख्लीक जो है वो नाकिस है और वो जो तख्लीक है वो एडाप्टेशन के जरिए अपने नुक्स को मुकम्मल करती है। नो 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 नो, समझिएगा अभी जरा। अडॉप्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी इलाके में सर्दी ज्यादा है, अगर कहीं पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो इंसान जो वहां पे रहते हैं ना, वो अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं, यानी कि उनके जो अंदर स्टेमिना है ना सर्दी को बर्दाश्त करने का, वो जो लोग गर्म इलाके में रहते हैं उनसे ज्यादा बढ़ जाता है। अडॉप्टेशन का सिर्फ ये मकसद है। अडॉप्टेशन का ये मकसद नहीं है कि एक कुत्ता उठ के जो है ना वो बकरी बन जाएगा अपनी हजारों साल की, मतलब या लाखों साल। इसकी एक और मिसाल ये भी है कि पाकिस्तान में जो लोग सरकारी दफातर में धक्के खाते हैं उनमें बेइज्जती सहने का हौसला ज्यादा होता है, उनकी एडॉप्टेशन ज्यादा होती है, और जो किसी अच्छे मुल्क में पहुंच जाते हैं उनके अंदर बेइज्जती सहने का हौसला कम होता है, वो जरा सी बात पर भड़क जाते हैं। करेक्ट? नो कमेंट, नो कमेंट। सदीक भाई बड़े अच्छा, समझदार आदमी है वैसे, आपकी सरकारी नौकरी महफूज है। जी नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ सदीक भाई, आप आगे चलें। आप ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन जो है उसको आप एडाप्टेशन समझते हैं, तो यस। आपके अल्लाह ताला ने जब मिट्टी के पुतले में हजरत आदम को रूह फूंक कर तख्लीक किया, तो हजरत आदम को किस एडाप्टेशन की जरूरत पेश आई? अवैस भाई, आप मजहब को इन्वॉल्व, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मजहब को इन्वॉल्व नहीं करना। मैं बेसिकली, हमारी जो बात होगी ये बिल्कुल साइंस के ऊपर बात होगी। मजहब
सुप्रीम पावर के पास मैं लेके आपको जाऊंगा, लेकिन वो लास्ट पे लेके जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, ऐसे नहीं कि यकदम आप अल्लाह पाक के ऊपर आ जाएं। नहीं 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 सर, मैं आप मुझे आप लेकर चलें सर, मैं आपके साथ चलता हूँ। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि अगर एवोल्यूशन यहां पे एग्जिस्ट करती है, अगर एवोल्यूशन नाम का कोई मतलब चीज एग्जिस्ट करती है, तो अवैस भाई पूरी कायनात जमीन के अलावा, जमीन के अलावा बाकी टोटल प्लेनेट, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 80 प्लस प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर हैं, ठीक है। 80 प्लस प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में के अंदर हैं, मेरे जो मैंने मतलब पढ़ा है, ठीक है। नहीं नहीं तो सर, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी एस्ट्रोनॉमी की किताब जो है वो फौरन से पहले तब्दील कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसका डायमीटर 100,000 लाइट ईयर्स के अक्रॉस है, उसमें 400 बिलियन स्टार्स हैं, 400 अरब सितारे हैं, और उन 400 अरब सितारों के गिर्द जो हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं उनकी तादाद करोड़ों में है। और ड्रेक्स इक्वेशन के मुताबिक सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हयात का जो इम्कान है वो बहुत ज्यादा है। ये अलग बात है कि अभी तक हम उस हयात तक पहुंच नहीं सके हैं, लेकिन हम जब कोशिश करते हैं तो हम वाह हयात तक जरूर पहुंच जाते हैं। वाह यार। अच्छा अवैस भाई, मैं आपसे ये आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी जमीन जैसे माहौल रखने वाले तकरीबन 80 प्लस प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर हमारी जमीन जैसा माहौल है। ये तो एक बात हो रही है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, इतनी अरबों कहकशाएं हैं इस पूरी हमारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, 10 की पावर 80 कैरेट एटमों की तादाद टोटल, ठीक है। उसके अंदर हमें आज तक कोई भी बायो सिग्नेचर नहीं मिला। वाई? अगर एवोल्यूशन एग्जिस्ट करती होती तो वहां पर भी तो कोई ना कोई जानदार पैदा होना चाहिए था ना। इसके अगर नहीं मिला तो इसका मतलब यह है कि नहीं है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। ओके अवैस भाई, मुझे ये बताएं, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी अपना जो है ना टेलीस्कोप है जो कि ये चीज जान सकती है कि किसी स्टार के ऊपर बायो सिग्नेचर है या नहीं है। उसका नाम क्या है? उसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप। कितने फासले पर है जमीन से? आई डोंट नो, मैं एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है उसके बारे में नॉलेज, लेकिन वो ये बता सकती है कि हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में, कम से कम आप बाहर की बात तो ना करें, लेकिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में वो ये बता सकती है, अगर कोई बायो सिग्नेचर होता तो वो बता सकती है, इस काबिल है। तो पॉइंट क्या है? कॉस्मिक सेटेलिटी। पॉइंट ये है कि अगर एवोल्यूशन एग्जिस्ट करती होती तो कहीं ना कहीं और भी लाइफ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो आपने मुसद्दिक भाई एक सेकंड, जी आज आप वाकई बहुत नेक्स्ट लेवल तैयारी के साथ आए हैं, और मैं वाकई आपका जो पैगाम है, जिसको मैं शुरू में मजाक समझ रहा था लेकिन वो मजाक नहीं है। मुझे आपको इस यूनिवर्स का साइज मालूम? यस, 10 की पावर 80 कैरेट एटम्स टोटल यूनिवर्स। 10 की पावर 80 कैरेट? कैरेट तो वजन होता है सर। सर 10 के आगे अगर आप 80 सिफरे लगाएंगे ना, इतने टोटल हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है इसमें एटमों की तादाद है। 10 के आगे अगर आप 80 सिफरे लगाते हैं। मैंने आपसे यूनिवर्स के अंदर एटमों की तादाद नहीं पूछी है, मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि टैचिकेस के अंदर कपड़े कितने हैं, मैं आपसे टैचिकेस का साइज पूछ रहा हूँ। यूनिवर्स का साइज क्या है? नो आई डोंट नो। मैं बताने की कोशिश करूं सर? जरूर सर, जरूर जरूर। आदमी, आपको मजा आएगा सुन के कि जो जी रोशनी एक साल में फासला तय करती है ना, वो तकरीबन 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है। 9.5 खरब किलोमीटर का फासला रोशनी एक साल में तय करती है। और इसी तरह के एक साल को आप मल्टीप्लाई करें 93 बिलियन से, यानी ये जो यूनिवर्स है जिसमें आप और मैं रहते हैं, इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो साइज हमने अब तक डिटरमिन किया है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? 93 अरब मल्टीप्लाई बाय 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। इतने बड़े यूनिवर्स को क्या ह्यूमन
की बनाई हुई कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन स्कैन कर सकती है? नहीं स्कैन कर सकती है। जब इतने बड़े यूनिवर्स को हमारे लिए अभी मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुताबिक, साइंस के मुताबिक स्कैन करना पॉसिबल नहीं है, तो घर के एक कोने में देखकर तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी हवेली खाली है। अवैस भाई, इसके लिए आर्गुमेंट ये है कि अभी हमारी 13.8 बिलियन ईयर हमारे सोलर सिस्टम को बने हुए हो चुका है, ठीक है। हमने जो हमारी लास्ट हमने सबसे बड़ी टेलीस्कोप भेजी है, ठीक है, उसका साइज इतना है कि वो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है। अगर मैं गलत ना हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको इतने बड़े मतलब यूनिवर्स में झांकने के लिए जमीन से भी, जमीन के टोटल मैस के बराबर भी अगर आप टेलीस्कोप बना लेंगे ना, तो आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर नहीं झांक पाएंगे। तो फिर और हमारे जो सोलर सिस्टम की बकिया एज कितनी रहती थी? आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी बनाई हुई कोई भी मौजूदा जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन है वो इस पूरे यूनिवर्स को स्कैन करने से कासिर है। तो जब हमारी बनाई हुई कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन इस पूरे यूनिवर्स को स्कैन करने से कासिर है, तो आप इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में मुसद्दिक जट के अलावा कोई इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती? अवैस भाई, इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे करीब तरीन जो कि तकरीबन जो है ना 40 लाइट ईयर के फासले पर है एक स्टार जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल हमारी जमीन जैसे हालातों वाकयात रखता है। कितने कितने लाइट ईयर्स के फासले पे? तकरीबन 4 लाइट ईयर, 4 लाइट ईयर, ठीक है, 4 लाइट ईयर। तो अगर वहां पर लाइफ फिर क्यों नहीं है? प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के ऊपर तो लाइफ होनी चाहिए थी। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर लाइफ नहीं है, वो 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को तो छोड़ दें, अभी तक आपकी बनाई हुई कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी को स्कैन करने से भी कासिर है। तो जब आपने मिल्की वे, एक हवेली के अंदर 400 कमरे हों और आप 2 कमरे देखकर कहें कि बकिया 398 कमरे खाली हैं, डज इट मेक सेंस टू यू? अवैस भाई देखें, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम 4 साल पुराना वेरिएंट देख रहे हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का, हमें उसके ऊपर कोई लाइफ नहीं मिल रही, तो जो कि बिल्कुल अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर है। अगर वहां पर जी, तो साबित करना क्या चाह रहे हैं? पॉइंट क्या है? साबित पॉइंट ये है कि कहीं पर भी हमें जो है ना लाइफ नहीं मिल रही। इसके अलावा, जमीन के अलावा अभी जितनी हमने ऑब्जर्व कर ली है, जितना हमने देख लिया है, हमें एब्सोल्यूट साइलेंस मिल रही है पूरे यूनिवर्स में, जमीन के अलावा। पूरे यूनिवर्स को देख चुके हैं आप भाई? जितना देखा है उसके अंदर कहां पे मिल रही है? वही मैं कह रहा हूं ना आपको कि अगर एक हवेली के अंदर 400 कमरे हों और आप 2 कमरे देखकर कहें कि बकिया 398 कमरे खाली हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। अभी तो आपने इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 0.000000001% भी आपने स्कैन नहीं किया, और आप ये इस नतीजे पर पहुंच गए कि इस पूरे यूनिवर्स में लाइफ नहीं है। मैं एक सेकंड, मैं आपकी मुश्किल आसान करता हूं। लेट्स डू दैट। जी, करें, जरूर। मैं आपकी, हालांकि ये बात साइंटिफिकली गलत है कि इस पूरे यूनिवर्स में लाइफ नहीं है, हमें नई लाइफ मिली है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मुसद्दिक साहब कि अगर इस पूरे यूनिवर्स में लाइफ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने या उस सुप्रीम पावर ने स्पेशली इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो तख्लीक की है। ये पॉइंट है। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? ओके, यही तो पॉइंट है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यह है, अच्छा मुसद्दिक भाई, आपके अल्लाह ताला ने प्लैनेट अर्थ पर लाइफ जो है नो देखें, अब मैं थोड़ा सा मैं आपके साथ चल रहा हूं ना, मैं आपके साथ चल रहा हूं। जी, मैंने आपको सारी मुश्किल आसान कर दी। मैंने जो अनस्कैन्ड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसको मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आपके सुप्रीम पावर ने इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर स्पेशली लाइफ जो है वो तख्लीक की है, कब की है? आई डोंट नो। तख्लीक की है, कब की है, ये तो आपका सवाल नहीं होना चाहिए ना। आपने अभी ओके मुसद्दिक भाई, ये आपको कैसे पता चला कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो लाइफ है
वो किसी हाँ। सुप्रीम पावर ने तख्लीक की है, ये कैसे पता चला आपको? अवैस भाई, आपने पेंसपर्मिया का नजरिया पढ़ा है? जी सर, पढ़ा है। वो क्या कहता है? कि आपको कहीं से स्पर्म लाकर आपको यहाँ पर सीडिंग की गई है लाइफ की, राइट? नो। फिर पेंसपर्मिया का नजरिया कहता है कि वो तो एक साइंसी इस्तिलाह है, लेकिन अगर हम उसको मजहब के साथ जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल हम आहंग होता है। वो कहता है कि लाइफ यहां पर खुद से बन ही नहीं सकती, इसको कहीं और से लाया गया है। कहाँ से लाया गया? सर, जिसने भेजा है उसी को तो सुप्रीम पावर कहते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं आपको लेके जाऊंगा, मुझे लेकिन मैं यकीन है, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाह रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम पावर ने कहां से लाइफ को जमीन के ऊपर एक्सपोर्ट किया? अवैस भाई, अल्लाह पाक ने, सुप्रीम पावर ने अपने नूर से, अल्लाह नूर समावात, अल्लाह पाक का ये नूर से ही तमाम मखलूकात पैदा की गई हैं। चमगादड़ भी? सर, जितनी भी यहां पर आपको मादा मैटर जो कुछ भी नजर आ रहा है, ये सिर्फ उसी मुतलक नूर की एक झलक है। तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से लाइफ को कैसे खल्क किया? अच्छा अवैस भाई, मैं ना कुछ दिन पहले आपकी जो है ना कन्वर्सेशन सुन रहा था एक आदमी के साथ। आपने उस कन्वर्सेशन में ये दावा किया था कि जनाब जो है ना लेबोरेटरी के अंदर पहला यूनिसेल बन गया। क्या ये सच है? आपने, मुझे लगता है कि मेरी कॉन्वर्सेशन ठीक तरीके से नहीं सुनी, या किसी ने आपको मेरी शक्ल लगाकर अपने पास से कोई एआई जनरेटेड कॉन्वर्सेशन सुना दी है। किसी भी लेबोरेटरी के अंदर आज तक कोई भी यूनिसेलुलर जो खुलिया है, या यूनिसेलुलर तो होता ही एक खुलिया है, उसको कभी तख्लीक नहीं किया गया है। मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव अर्थ की जो कंडीशंस है उनको रेप्लिकेट किया गया है, खुलिया तख्लीक नहीं किया गया है। मुसद्दिक भाई, आपने मुझे ये बताया कि अल्लाह करीम ने या सुप्रीम पावर ने, अल्लाह करीम तक तो हम पहुंचेंगे आपके साथ, मुझे यकीन है कि इस पॉडकास्ट के आखिर तक, तो जो सुप्रीम पावर है उसने अपनी रोशनी से प्लैनेट अर्थ पर लाइफ को खल्क किया। तो जो इतना बड़ा यूनिवर्स बना सकता है, तो उसने बकिया यूनिवर्स खाली छोड़ दिया? यस अवैस भाई, अभी जो है ना मैं आपको बता दूं, एक थ्योरी थी बहुत पहले जिसे हम कहते हैं ब्राइट व्हीलर प्रोसेस। अगर आपने पढ़ा हो तो पढ़ा है अवैस भाई ब्राइट व्हीलर प्रोसेस? वो कहता है कि रोशनी से, जी 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 बोले, रोशनी से मादा मैटर बनता है, ठीक है। और उसके बाद 2021 के अंदर यह तजर्बा हो चुका है। रोशनी से मादा बनता है? यस। तो रोशनी क्या है? रोशनी लाइट। लाइट तो रोशनी तो खुद फोटोन है, बिल्कुल। मादा है। नहीं नहीं, नूर जो है, लाइट जो है, साइंस की नजर में लाइट जो है माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, आपको वो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी याद होगा। ठीक है, वो इजेक्ट, जब लाइट एक मेटल पर पड़ती है तो वो फोटॉन्स को इजेक्ट करती है। तो लाइट तो खुद मादा है, लाइट तो खुद मादा है। लाइट जो है वो फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी है, जो कभी वेव के तौर पर बिहेव करते हैं, कभी पार्टिकल के तौर पर बिहेव करते हैं, जिसको हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। तो जब लाइट खुद मादा है, तो मादा मादे को कैसे खल्क कर सकता है? लाइट खुद मैटर है। इसका लाइट का वजन क्या है? फिर आप मुझे ये बता दें, अगर यहां पे इस कमरे में रोशनी है तो इसका वजन है क्या? आप को ये, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि लाइट जो है फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी है? इस बात से आप अवैस भाई देखें, फोटोन जो मादा है, फोटोन जो पार्टिकल है, वो मटेरियल पार्टिकल है या नॉन मटेरियल पार्टिकल है? सर, वो नॉन मटेरियल पार्टिकल है जब तक उनको आपस में टकराया ना जाए। उनको अगर आपस में टकराया जाए, ब्रुक हेवन लैब का यह तजर्बा है सन 2021 का, जब फोटोन को इंतहाई ताकत के साथ आपस में टकराया जाए तो फिर मादा मैटर वजूद में आता है, और साथ ही एक एंटी मैटर भी बनता है, जो कि दोबारा से फौरन से आपस में टकराकर दोबारा रोशनी की शक्ल इख्तियार करके अपना वजूद खत्म कर देते हैं। ठीक है, आप वो फोटोन को मादा मैटर कैसे कह सकते हैं? मुसद्दिक भाई, आपका पासपोर्ट बना हुआ है? पासपोर्ट? आपने क्या करना है, पासपोर्ट मेरा बना है या नहीं बना? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अनकरीब उस पासपोर्ट को बनवा कर उस पर स्वीडन का वीजा लगवाना पड़ेगा,
क्योंकि ये मेरा ख्याल है जून चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर में जो नोबेल प्राइज की सेरेमनी होगी उसमें मुसद्दिक जट साहब इस साल जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो कम से कम आपके पास जाएगा, जिसमें आपने साबित किया है कि जो फोटोन है वो एक गैर मादी वजूद रखता है। फोटोन, जितनी साइंस हमारी नजर से गुजरी है उसके मुताबिक फोटोन जो है वो एक फिजिकल पार्टिकल है। फोटोन जो है इन इटसेल्फ एक फिजिकल पार्टिकल है। ये 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्टैब्लिश कर दिया हुआ है। लेकिन 105 साल के बाद साइंस मुसद्दिक जट की क़यादत में अगर मजीद तरक्की कर गई है तो आपको अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्वीडन का वीजा लगवाना पड़ेगा और आपको स्वीडन के बादशाह से फिजिक्स का नोबेल प्राइज देना पड़ेगा। मुसद्दिक साहब, मुझे इस सारी बात को करते हुए, अगर फोटोन, अगर अल्लाह ताला ने रोशनी से प्लेनेट अर्थ पर लाइफ को खल्क किया है, आप यही कह रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उस रोशनी को किस चीज पर देकर मारा कि लाइफ खल्क हो गई? मसलन अल्लाह ताला ने अपने नूर से बतख को कैसे बनाया? एक केस स्टडी के तौर पर पूछ रहा हूँ। जी 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 जी। अच्छा अवैस भाई, आपने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी है? 11 डायमेंशन थोड़ी बहुत गुजरी है। 11 डायमेंशन थोड़ा मजीद एलैबोरेट कर देंगे तो मुझे लगता है कि नहीं सर, आपने पढ़ी है सर, आपने पढ़ी है, जरूर आपने पढ़ी है। आप उस स्ट्रिंग थ्योरी से इस सवाल का क्या ताल्लुक है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से बतख को कैसे तख्लीक किया? सिर्फ ये बताइए। अवैस भाई, मैं आपको इसी तरफ लेके आ रहा हूं। मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि आपने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी है? सर मेरी नजर से आपने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी होगी, आपकी नजर से गुजरी होगी। रिफ्रेश करवा दें थोड़ा सा। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात जो कि 3D डायमेंशन है, इसके अलावा जो है ना 7 डायमेंशन और हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो हमें नजर तो नहीं आती। लेकिन उसके बगैर EMC स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है EMC स्क्वायर डायमेंशंस के अलावा। उन डायमेंशंस का E = MC स्क्वायर से क्या ताल्लुक है भाई? उन डायमेंशंस का EMC स्क्वायर से ताल्लुक ये है कि वो भी मादी वजूद रखती हैं, वो डायमेंशंस भी। डायमेंशंस मादी वजूद रखती हैं? नहीं, उन डायमेंशंस जिनको आपने देखा नहीं है, तो उनके मादी वजूद के मुतालिक आपके पास एविडेंस क्या है? सर मेरे पास एविडेंस नहीं है, ये तो साइंस की थ्योरी है। आप अगर साइंस की एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लेके चल रहे हैं तो फिर आप इस थ्योरी को क्यों नहीं मान रहे? साहब, स्ट्रिंग थ्योरी की मुख्तलिफ डायमेंशंस का E = MC स्क्वायर से, और मेरे इस सवाल से कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक झील में तैरती हुई बतख को कैसे तख्लीक किया, उसका क्या ताल्लुक है? हाँ, अभी अवैस भाई मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं बियॉन्ड द बिग बैंग। ठीक है, बियॉन्ड द बिग बैंग से पहले क्या था? साइंस आज मुसद्दिक भाई, अगर आपने सवाल भी खुद करने हैं, जवाब भी खुद देने हैं, तो आप एक सोलो वीडियो बना दें। अगर आप नहीं सोलो वीडियो नहीं बना, नहीं तो देखिए, मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल किया है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से बतख को कैसे तख्लीक किया? जी अवैस भाई, आपके जितने भी सवालात हैं वो तमाम के तमाम सवालात इसी चीज के साथ जुड़े हैं। जब आप क्रिएटर के पास पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आपके हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। मुसद्दिक भाई, मैं तो पहुंच जाऊंगा, आप 1.5 माह की रिसर्च में पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप पहुंच चुके हैं, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएटर के पास पहुंचने के बाद आपको क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से बतख को कैसे तख्लीक किया? सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब तक आप सुप्रीम पावर के पास नहीं पहुंच जाते, आप उसकी क्रिएशन को डिस्कस मत करें। आपको उसकी क्रिएशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अच्छा मुसद्दिक भाई, यानी वो उसकी क्रिएशन को समझने के लिए पहले उस तक पहुंचना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं? यस भाई, आप तो पहुंच चुके हैं ना? आप तो यस, मैं पहुंच चुका हूं। तो मुझे बताइए कि आपके पहुंचने के बाद आपको क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने मुसद्दिक जट जो क्रिएटर तक पहुंच चुका है,
पहुंचने के बाद मुसद्दिक जट जो कह रहा है कि आपको पता चलेगा मुझे जब मैं पहुंचूंगा, तो आप तो पहुंच गए हैं, आपको पहुंचने के बाद क्या पता चला कि क्रिएटर ने अपने नूर से, अल्लाह ताला ने अपने नूर से बत्तख को कैसे तख्लीक किया? फिर आप वही सवाल रख रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मैं उस सवाल को छोड़ दूं जो बेसिक सवाल है, आप उस सवाल को छोड़ के ये जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ क्रिएटर मतलब वो बनाई कैसे। मैं आप ये समझ लें मुसद्दिक भाई आप जी जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं उस हॉस्पिटल का फर्ज करें कि नाम मून हॉस्पिटल है, ठीक है? जी उस हॉस्पिटल का नाम मून हॉस्पिटल है और शहर के एक कोने में अफवाह फैलती है कि मून हॉस्पिटल में दवाई मुफ्त मिलती है, ठीक है ना सर? ठीक है, अब ये दो ही सूरतें हैं ना, एक शख्स या तो मून हॉस्पिटल जाए और पता करे कि दवाई मुफ्त मिलती है या नहीं, या ऑलरेडी जो शख्स मून हॉस्पिटल में बैठा हुआ है उससे फोन करके पूछ ले कि भाई यहाँ पर दवाई मुफ्त मिलती है कि नहीं। ठीक बात है ना? यही दो कॉमन सेंस की बात है। तो आप अगर मून हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर दवाई मुफ्त मिलती है कि नहीं। मैं तो अभी उस हॉस्पिटल तक पहुंचा ही नहीं, तो आप तो अपने क्रिएटर तक पहुंच चुके हैं, मैं तो अभी रास्ते में हूं ना। आप तो 1.5 माह मेरे से सीनियर हैं, आप पहुंच चुके हैं। नहीं सर, मैं आपसे जूनियर, मैंने आपसे सीखा है, मैंने आपको क्रेडिट दिया है पहले सारा। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक भाई। आप 1.5 महीने की रिसर्च के बाद क्रिएटर तक जो पहुंचे हैं, तो मुसद्दिक जट ने क्रिएटर तक पहुंचने के बाद उसको क्या पता चला कि यहाँ पर दवाई मुफ्त मिलती है या नहीं? क्रिएटर ने अपने नूर से बतख को कैसे खल्क किया? अवैस भाई मुझे ये बताएं, आपने ये जो मिसाल दी है ये एक 3D डायमेंशन के अंदर रहते हुए आपने मिसाल दी है, लेकिन आपका जो सवाल है वो बियॉन्ड द 3D डायमेंशन है। आपका सवाल जो है वो 3D डायमेंशन से बाहर निकलकर आप सवाल कर रहे हैं, और अब जो आपने मिसाल दी है वो 3D डायमेंशन के अंदर रहते हुए आपने मिसाल दी है। मुसद्दिक साहब हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, मैं उस पर आपसे बहस नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि आप जब खुदा तक पहुंचे हैं तो आप 3D डायमेंशंस की हदों से बाहर निकल गए हैं आप। सर 3D डायमेंशन से एक चीज बाहर जा सकती है, एक मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है, ग्रेविटी, और दूसरी कॉन्शियसनेस। अच्छा मुसद्दिक साहब, जो आपकी कॉन्शियसनेस 3D डायमेंशंस की हदूद से बाहर निकलकर अल्लाह ताला तक पहुंची है, मुझे नहीं पता कि वो कॉन्शियसनेस जो है आपके दिमाग से निकली कैसे, लेकिन बहरहाल आपके दिमाग से अगर 3D की हदूद को फलांग गई है कॉन्शियसनेस, पता नहीं वो वापस आई है कि नहीं। वहां जाकर उसको क्या पता चला कि उस अल्लाह ताला ने अपने नूर से बतख को कैसे खल्क किया? आपकी जो कॉन्शियसनेस जो है वो इधर से निकलकर 3D हदूद फलांगते हुए अल्लाह ताला तक पहुंची है, तो उस कॉन्शियसनेस ने आपको क्या पैगाम भिजवाया है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से बतख को कैसे खल्क किया? सर मैंने ये अल्लाह पाक से सवाल नहीं किया, मैंने तो अल्लाह पाक से ये सवाल किया कि या रब्बुल इज्जत ये सारा कुछ कैसे बन गया, ओके, ये पूरी कायनात कैसे बन गई? आपकी अल्लाह ताला से बात हुई है? मैंने अल्लाह पाक से सवाल किया कि या अल्लाह ये कायनात कैसे बन गई, फिर अल्लाह पाक ने मेरे दिमाग में बात ये डाली कि ये कायनात ऐसे बनी। कैसे बनी? सर मैं यही तो आपको बताने की, 1 घंटे से मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका सबसे पहले जो बेसिक सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि व्हाट वाज बियॉन्ड द बिग बैंग। नहीं सर, सवाल अगर सवाल मुझे करने हैं तो फिर सवाल मुझे ही करने देना। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो 3D डायमेंशंस की हदूद से मावरा होकर अल्लाह ताला तक पहुंची। अब ये कह रहे हैं, अब आपने अपनी बात बदल ली और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी इस कॉन्शियसनेस जो कि 3D हदूद के अंदर है उसमें ये बात डाली। इन दोनों बातों में से कौन सी बात ठीक है मुसद्दिक भाई? सर जी मेरी ये 3D डायमेंशन के अंदर मौजूद जी आप कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं ना कि इंसान अपनी अक्ल और शऊर के घोड़े जहां तक मर्जी दौड़ा सकता है, ये हर जगह पर जा सकती है ये कॉन्शियसनेस, अगर उसके पास सलाहियत है सोचने की तो ठीक है। फिर अल्लाह पाक ने मुझे ये जो चीज अता की है, मैं उसके बलबूते के ऊपर आपको बता रहा हूं कि अल्लाह पाक ने मुझे वाकया ही बताया कि बिग बैंग से पहले क्या था। क्या था सर? बिग बैंग से पहले एब्सोल्यूट लाइट थी। एब्सोल्यूट लाइट थी,
यानी बल्ब बनने से पहले रोशनी मौजूद थी। एब्सोल्यूट लाइट वो किसी कलर की लाइट नहीं है। नहीं नहीं, मैंने कब कहा कलर की लाइट है सर, प्लेन लाइट भी हो सकती है। हाँ अच्छा, लाइट हाँ तो जी। फोटोन से मिलकर बनी है, और फोटोन तो मैटर है, पार्टिकल है। तो बिग बैंग से पहले तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, तो फोटोन कैसे एग्जिस्ट करता था? सर ये फोटॉन्स आपको 3D डायमेंशन में नजर आते हैं, लेकिन ये बात ही 3D डायमेंशन से पहले की हो रही है। ये बियॉन्ड द बिग बैंग बात हो रही है, जब सिंगुलैरिटी को अल्लाह पाक ने वजूद बख्शा। जिस डायमेंशन में वो एब्सोल्यूट, अल्लाह ताला सिंगुलैरिटी को वजूद बख्शने से पहले एब्सोल्यूट लाइट के अंदर रहते थे। अल्लाह पाक, अगर आप कुरान पाक का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह पाक नूर, अल्लाह पाक नूर का मंबा है, अल्लाह पाक नूर है। यानी ठीक है, यानी अल्लाह ताला खुद ही एब्सोल्यूट लाइट है। यस ओके, तो अल्लाह ताला आपको देख रहा है? यस ऑफ कोर्स। एब्सोल्यूट लाइट की आंखें भी होती हैं? यस। ओके, उस एब्सोल्यूट लाइट ने कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को कैसे खल किया? हाँ ये सवाल करें ना अभी, जो आपका बनता है सवाल। अच्छा पहली दफा आपने मेरे सवाल पर कहा, हाँ ये सवाल करे ना जो आपका बनता है सवाल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अवैस भाई, अब आपने ब्रूक हेवन लैब का जो है ना वो जाके आपने सर्च करना है कि वहां पर एब्सोल्यूट, वहां पर लाइट के फोटोन से, लाइट के फोटोन से मादा मैटर बना। बताते जाए सर, एब्सोल्यूट लाइट जो कि 3D डायमेंशन, हमारी इस डायमेंशन से ही बाहर है, उसने, उसके एक इरादे ने, उस रोशनी की एक झलक ने, उस रोशनी की एक झलक ने हमारी सिंगुलैरिटी को वजूद बख्शा। मुझे मुझे मुसद्दिक भाई बड़ा अफसोस है कि किस बात पाकिस्तान का? में किसी खातून का बलात्कार करने पे तो सजा है, लेकिन साइंस जी का जी बलात्कार करने पर कोई सजा नहीं है। सर, मैंने अपनी ये थ्योरी रजिस्टर्ड करवाई है। किधर? आईपीओ, आईपीओ मतलब? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। ये इसके सदर भी आप ही होंगे मुझे लगता है। सर सदर नहीं, आर्थर, आर्थर आर्थर, सदर नहीं, आर्थर, अवैस भाई, आर्थर। अच्छा मुसद्दिक भाई, एब्सोल्यूट लाइट ने कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को कैसे वजूद बख्शा? सर जब आप फोटॉन्स को आपस में टकराते हैं तो मादा मैटर बनता है। मुझे नहीं पता सर। सर क्यों नहीं पता? आप ब्रूक हेवन लैब का जाके देखिए, वहां पर इंटरनेट के ऊपर सर्च करें। मेरे मेरे जहन में खालिक के कायनात ने हाँ सवाए गुनाह के कुछ नहीं डाला सर, अगर डाला है तो ठीक है। मेरे जहन में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं सर, अब वो सर, तो आपके जहन में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, लेकिन ये है, अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा तो ये मेरी थ्योरी भी है और ये लॉ भी है। ठीक है, ये मैं वाकईतन आईपीओ के दफ्तर, आईपीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में इसको रजिस्टर्ड करवा रहा हूं, और ये मैंने इसको पहले इसलिए रजिस्टर्ड नहीं करवाया, पहले मैंने भेजा है, मैंने अखबार में कॉलम लिखने के लिए भी भेजा है इसको, ये इसलिए नहीं मैंने कहा, मैंने कहा पहले मैंने, चूंकि अवैस इकबाल से बात करते हुए मुझे इस चीज की जरूरत पड़ी, तो पहले मैं इसका इजहार सिर्फ अवैस इकबाल से ही करूंगा। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक भाई। इस पेपर पर क्या लिखा है जरा पढ़ के सर सुनाइए। ओके, बिग बैंग से पहले क्या था? एक नई साइंसी बसीरत, नजरिया नूरे मुतलक। तहरीर मोहम्मद मुसद्दिक, जटबदन, शकरगढ़, पाकिस्तान। साइंस की मौजूदा तारीख कायनाती धमाके बिग बैंग की दीवार पर आकर रुक जाती है। जदीद साइंसदान ये तो बताते हैं कायनात कैसे फैली, मगर वो ये बताने से कासर है इस धमाके से पहले वहां क्या था। सदियों से इंसानी अकल इस नुक्ते पर आकर खामोश हो जाती है जिसे हम यकताई या सिंगुलैरिटी कहते हैं। मेरी बसीरत ये कहती है कि कायनाती धमाका कोई हादसा नहीं, बल्कि एक आली जहत यानी कि हायर डायमेंशन से आने वाला एक अरादी अमल था, जिसे मैं एब्सोल्यूट लाइट यानी कि नूरे मुतलक का नाम देता हूं।
आइंस्टाइन की मशहूर मसावात मादे के पीछे छुपी इस तवानाई की निशानदाही करती है EmC स्क्वायर। सवाल यह है कि क्या बगैर हरारत और रोशनी के मादा बन सकता है? कतई नहीं। मादा दरअसल उसी नूर मुतलक की मुंजमद और ठोस शक्ल है। मैं पूरी दुनिया के माहिरीन तबीयत और मुफक्करीन को ये चैलेंज दे देता हूं कि अगर वो मेरी इस साइंसी मंतक का पोस्टमार्टम करे, मेरी ये कावश इंसानियत को इस इल्मी खला से निकालने के लिए है जिसमें आज की साइंस फंसी हुई है। बहुत जबरदस्त है मुसद्दिक भाई, ये वाकई एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी है। मैं अपने समझने के लिए पूछ रहा हूं, अब तो मेरा आपसे कोई मुकाबला ही नहीं है सर, आप तो पहले पहुंच। नूरे मुतलक ने कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को इरादे से तख्लीक किया। मैं ये समझा इस ठीक कह रहा हूं? जी। इरादे से कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को तख्लीक किया, और ये बात उस नूरे मुतलक ने दुनिया के 8 अरब 28 करोड़ इंसानों में से सिर्फ मुसद्दिक जट के जहन में डाली। करेक्ट? यस। ओके मुसद्दिक भाई, नूरे मुतलक जो है इरादा कहां करता है? सर इरादा आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप एक प्रोग्राम, एक कंप्यूटर के अंदर कोडिंग ये डिमांड कर रही है कि मुझे जिसने कोड किया है मैं उसको देखना चाहता हूं। सर उस प्रोग्रामर का तो आपसे डायरेक्ट राब्ता है ना सर? वो प्रोग्रामर मेरे साथ डायरेक्ट राब्ता नहीं, मेरे साथ डायरेक्ट नो, मैं इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक जब कोई इंसान शिद्दत से किसी चीज को चाहने की कोशिश करता है तो वो चीज उसको मिल जाती है। सर आप यकीन करें कि बचपन में ना मेरा बड़ा दिल करता था कि मुझे मिक्की माउस मिल जाए, और एक दफा मैं छत पर गया तो मुझे कोने में वाकई मिक्की माउस नजर आया, लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो वो गायब हो चुका था। वो मेरा वहम था। मुसद्दिक भाई, अल्लाह ताला जो है वो अगर नूरे मुतलक है, तो उस नूरे मुतलक जो अल्लाह ताला ने अपने इरादे से कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को खल्क किया, और ये बात उस नूरे मुतलक ने आपकी बसीरत में डाली, ये बात आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताई, आपको बताई। सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई शख्स ये सवाल करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इस सवाल का जवाब देते। आपके पास कोई एविडेंस है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे पास तो ये भी एविडेंस नहीं है कि उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई थी या नहीं, लेकिन क्या उनको कॉस्मिक सिंगुलैरिटी का पता था? सर अगर कोई शख्स, अगर अवैस इकबाल जैसा कोई शख्स उस वक्त होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर उसका जवाब देते। और मुझे यकीन है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम सवालात करते तो वो बहुत कोशिश करते कि वो हमें भी जवाब दें। मुझे नहीं पता कि वो मेरे ख्वाब में आकर मुझे इस बार, एक दफा मेरे ख्वाब में आए थे, मुझे बताने लगे थे कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया। फिर मेरी आंख खुल गई, दफ्तर का टाइम हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं आए। मैंने बहुत मेरे दिल से ये आई विश कि वो दोबारा आए और बताएं, मेरे दफ्तर के टाइम से थोड़ा पहले आ जाएं। नूरे मुतलक जो है अल्लाह ताला जो है इरादा कैसे करता है? सर ये आपको अच्छा इरादा कैसे करता है? इरादा हमने इरादा किया कि मैं और मुसद्दिक जट जो हैं वो पॉडकास्ट करेंगे। आपने ये इरादा अपने दिमाग में किया, मैंने भी अपने दिमाग में किया। मेरे और आपके इरादे को इस फिजिकल दिमाग की जरूरत है। हमने ये इरादा नाक के अंदर नहीं किया, हमने मूंछों के अंदर भी नहीं किया, दांतों के अंदर भी नहीं किया, कमीज के अंदर। हम सबको पता है इरादा हमने दिमाग में किया। इरादा जो है वो ह्यूमन ब्रेन का कॉन्स्ट्रक्ट है। इरादा जो है ह्यूमन ब्रेन का कॉन्स्ट्रक्ट है। लेकिन आप इस खालिक कायनात जिसे आप नूरे मुतलक से ताबीर कर रहे हैं, आपने ये कहा कि उसने एक इरादे से कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को खल्क किया। तो नूरे मुतलक जिसका कोई फिजिकल कंस्ट्रक्ट ही नहीं है दिमाग का, तो वो इस फिजिकल दिमाग के बगैर इरादा कहां करता है? एक लाइट जो है, नूरे मुतलक जो है, वो इरादा कहां करता है और किस लैंग्वेज में करता है? इरादा जो है वो जबान का मोहताज है, और नूरे मुतलक के पास ना दिमाग है ना जबान है, लेकिन वो इरादा कर रहा है। कैसे कर रहा है ये बताएं। अच्छा अवैस भाई, आप क्या उसी नूरे मुतलक के बनाए हुए एक छोटे से स्टार यानी कि सन, जिसे हम सूरज कहते हैं, क्या आप उस सूरज की
पास, यानी कि हमारी जमीन से निकलकर खला में 500 किलोमीटर ऊपर जा सकते हैं सूरज के सामने। मुसद्दिक भाई, एक शौहर ना थका हुआ आता है सारे दिन का, तो अपनी बीवी से पूछता है कि बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? तो बीवी कहती है कि मैंने बकरे की जबान बनाई है, ले आऊं? तो शौहर कहता नहीं, मैं मुंह से निकली हुई कोई चीज नहीं खाता। तो बीवी कहती है अच्छा फिर अंडा बना दूं आपको? तो मैंने जो आपसे सवाल किया ही नहीं, आप उस सवाल तक मुझे ले जा रहे हैं। मैंने आपसे मैं सिर्फ आपको वही जवाब दूंगा। मैं अवैस भाई आपको, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। अवैस भाई मैं आपको, नूरे मुतलक इरादा बगैर जबान के कहाँ करता है, बगैर दिमाग के इरादा कहाँ करता है, और वो उसने इरादा करके कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को खल्क कैसे किया, ये पूछा। मैं आपको उसी का जवाब देने लगा हूं। अवैस भाई, इतना बड़ा सूरज जिसके पास आप यहां से मतलब कोई 10-15-500 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे ना अगर खला में, तो आप 1 मिनट में जल के राख हो जाएंगे, ठीक है? आप इतनी बड़ी एब्सोल्यूट लाइट को देखने की बात कर रहे हैं जिसने इस एक छोटे से सूरज को वजूद बख्शा। मैं देखने की बात नहीं कर रहा सर, उसको मैं कहाँ देख सकता हूँ? मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ ना। मैं आपने अपनी जो थ्योरी मुझे पढ़कर सुनाई है, मुझे लग रहा है ये कोई स्टाम्प पेपर पे लिखी हुई है आपने। यस ऑफ कोर्स। कितने का स्टाम्प है सर? ये आप इस चीज को छोड़ दें, ये कितने का स्टाम्प है? नहीं, स्टाम्प पेपर चाहे 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 200 रुपए का, उसकी एक लीगल वैल्यू होती है। कितने का? यस यस, ये सर 100 का। 100 रुपए का स्टाम्प है, उसके ऊपर ये लिखा है कि नूरे मुतलिक ने अपने इरादे से कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को खल्क किया। इस स्टाम्प पेपर पर सिर्फ मेरी तरफ से इस सवाल का जवाब लिख दें कि नूरे मुतलिक ने बगैर जबान की और बगैर दिमाग के इरादा कैसे किया। सर उसका इरादा, अब आपका ये जो सवाल है ना, अब आप एब्सोल्यूट लाइट का मुशाहदा करना चाह रहे हैं कि उसने सोचा कैसे, उसने बोला कैसे, उसने कहा कैसे। सर जो एब्सोल्यूट लाइट है, जो एब्सोल्यूट ताकत है, जो सुप्रीम पावर है, आप उसका अहाता कैसे कर सकते हैं? ये तो मैंने आपका एक डाउट क्लियर किया है। अगर लाइट फोटोन से मिलकर बनी है तो इसका मतलब अल्लाह ताला एब्सोल्यूट लाइट है, तो अल्लाह ताला फोटोन से मिलकर बने हैं। सर ये आपकी 3D डायमेंशन का ये अल्फाज हो सकते हैं कि अल्लाह पाक ने फोटो, आप इसको कह सकते हैं 3D डायमेंशन के अंदर रहते हुए, लेकिन वो एब्सोल्यूट लाइट तो हमारी 3D डायमेंशन से बालातर है भाई। वो हमारी 11 जहती डायमेंशन में भी नहीं है। उसी रोशनी ने, उसी एब्सोल्यूट लाइट ने, उसी नूर ने ये तमाम जितने भी आज हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है, ये उसी रोशनी की एक झलक है। नहीं, इस यूनिवर्स के अंदर जो आपको मालूम होगा कि 70% डार्क एनर्जी है, तकरीबन 26% डार्क मैटर है, और 4% नॉर्मल मैटर है जिसके ऊपर लाइट जो है इंटरैक्ट करती है। तो मसलन दुनिया का कोई भी साइंसदान जो है आज तक उस डार्क मैटर की या डार्क एनर्जी की माहियत को नहीं समझ सका है। अब आप इत्तेफाक से उस एब्सोल्यूट लाइट ने आपके जहन में ये तो बता दिया आपको कि उस एब्सोल्यूट लाइट ने इरादा किया और कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को खल्क किया। उस कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के बतन से जो कायनात फूटी, उसमें 70% डार्क एनर्जी, 76% डार्क मैटर और 4% नॉर्मल मैटर है। तो उस कायनात, उस कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के बतन से फूटने वाली जो 96% कायनात है, वो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है, जिसकी एक्सप्लेनेशन ना मुसद्दिक जट साहब दे सके हैं, ना इमाम गजाली दे सके हैं, ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सके हैं, ना ऐसा कोई भी शख्स दे सका है जिसका अल्लाह ताला से करीबी राब्ते का दावा रहा हो। क्यों? सर मैंने अल्लाह पाक से करीबी राब्ते का दावा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने ये कहा है कि अल्लाह पाक ने मेरे दिमाग में ये बात डाली। जब मैंने आपके इस सवाल को हल करने की कोशिश की तो मैंने बहुत ज्यादा, मैं यकीन करो वैसा, मैं तकरीबन 3 से 4 दिन में डिप्रेशन में चला गया था। आपके ये जो सवाल, मतलब ये जो सवाल है बिग बैंग पॉडकास्ट के बाद, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं सर। आप डिप्रेशन में ना जाएं, आप डिप्रेशन से बाहर निकले, क्योंकि आपके पास अब एक सच्चाई है।
इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी है जिसका जो खालिक है मुसद्दिक जट, अगर वो सियालकोट में इस तरह से एक गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे रिकग्नाइज नहीं करती, उसको इंटरनेशनल मीडिया रिकग्नाइज नहीं करता, तो कम से कम ये पाकिस्तान में मुझे मुझे लगता है कि ये टैलेंट की बेकदरी है मुसद्दिक भाई। ये सर कुछ भी हो, मैं, अच्छा मेरी बात सुन ले अवैस भाई, मजे की बात ये है, मैं ये जो कुछ भी है ये सिर्फ अल्लाह पाक की अता है। मैं इसको सबसे पहले उसी के काम के लिए वक्फ करना चाहता हूं, ठीक है। मैंने अखबार के अंदर भी इसको लिखने के लिए, कॉलम लिखने के लिए भेजा हुआ है। मैंने इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी चैलेंज किया है, मैंने इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी चैलेंज किया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मेल भी सेंड, मैंने आपको लास्ट टाइम शायद मेल भी सेंड की थी, ठीक है। तो मतलब ये है कि जवाब सर नहीं आया उनका कोई भी अभी तक। इस थ्योरी का क्या जवाब हो सकता है सर? अभी तक वो सर क्यों नहीं जवाब हो सकता? सर क्यों नहीं जवाब हो सकता? वो ये तो देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, राब्ता है उनका नहीं है सर, उनका राब्ता नहीं है तो वो मेरे इस थ्योरी को, एब्सोल्यूट लाइट को कैसे रद्द कर सकते हैं, जो कि ब्रुक हेवन लैब में जो है ना एक कानून बन चुका है कि रोशनी से मादा मैटर बनता है। अगर उनको ताकत से टकराया जाए तो, अदरवाइज मेरे पास इधर बल्ब लगा हुआ है, इससे मादा क्यों नहीं बन रहा? जब तक एक फोर्स में रोशनी को आपस में नहीं टकराएगी मादा मैटर नहीं बनेगा। अल्लाह ताला अगर एब्सोल्यूट लाइट है तो वो अपनी रोशनी को खुद ही आपस में टकरा रहा था। यस सर, बिल्कुल। उसी ने अपनी एक रोशनी, अपने नूर की एक झलक से इस कायनात को वजूद बख्शा, उस सिंगुलैरिटी को। कैसे सर? जैसे सिंगुलैरिटी को वजूद बख्शा, ये तो आप आप सवाल कर रहे हैं कैसे? मैं उस वक्त मौजूद था, आप उस वक्त मौजूद थे, लेकिन आपके कॉन्शियसनेस से वो बात निकल चुकी है, क्योंकि आपने लस्ता बिरब्बिकुम, अगर आप कुरान पाक की एक आयत है आपके, अगर आप उसका मुताला करेंगे ना, तो आपने भी वहां पे गवाही दी थी, ठीक है, कि हाँ आप ही हमारे रब हैं। लेकिन अब आपके कॉन्शियसनेस में या आपकी अकल में या आपके इल्म में, सॉरी, आपके इल्म में वो बात नहीं है, आपकी मेमोरी से वो बात को डिलीट कर दिया गया है। मुसद्दिक भाई, हमने वो गवाही किस लैंग्वेज में दी थी? सर अल्लाह पाक ने जिस लैंग्वेज में पूछा होगा। किस लैंग्वेज में? सर आई डोंट नो, अल्लाह पाक ने जिस भी लैंग्वेज में पूछा होगा, हमने उसी लैंग्वेज में अल्लाह पाक को जवाब दिया होगा। जवाब मतलब कुछ सोचें, कोई अल्लाह ताला ने कौन सी लैंग्वेज है? एब्सोल्यूट लाइट मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरबी लैंग्वेज तो इतनी देर पहले आई, उससे पहले तो अरबी लैंग्वेज, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? अल्लाह पाक ने एब्सोल्यूट लाइट लैंग्वेज कैसे यूज करती है, मैं तो ये सोच रहा हूँ सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो गूंगे और बहरे लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता गूंगे और बहरे हैं। सर नहीं, आप गलत बात नहीं करिए। मेरा जो सवाल है आपसे, वो ये सवाल है, उनकी कौन सी लैंग्वेज होती है? सर वो कहते ना कि पंजाबी च गूंगे दी रमजा गूंगे दी माई जान दी है। वो जान लेते हैं ना। अल्लाह पाक ने जिस लैंग्वेज में हमसे सवाल किया होगा, हमने उसी लैंग्वेज में अल्लाह पाक को जवाब दिया होगा। भाई अल्लाह मियाँ को हमसे सवाल करने की क्या जरूरत थी, और उन्होंने क्या सवाल किया था? सर उन्होंने ये सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हमने भी, मैंने भी, अवैस भाई आपने भी कहा जी आप ही हमारे रब हैं। ओके, और ये बात आपको कैसे पता चली कि ये सवाल जवाब हुए थे? हाँ सर, मैं ना आपको एक अपनी मिसाल देता हूं। मैं ना तकरीबन आज से मेरा ख्याल है 5 से 6 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो तब मैं तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए कोमा में चला गया था, ठीक है। तो मेरे इर्द गिर्द जो भी मतलब मेरे घर वाले या जो भी मतलब बातें करते थे, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो बातें करते थे। वो सारा सिनेरियो, मेरे एक्सीडेंट सर्दियों में हुआ था, लेकिन वो सर्दियां तब मतलब खत्म होने को थी, ठीक है। लेकिन वो 10 से 15 दिन का जो मतलब जो कुछ भी उस दौरान हुआ वो हुआ था, लेकिन मुझे उसका अंदाजा नहीं है कि वो हुआ था या नहीं। वो 15 दिन मेरी लाइफ से माइनस है, मेरी कॉन्शियसनेस से माइनस है। नहीं मुसद्दिक भाई, तो अल्लाह ताला ने हम इंसानों की रूहों से कायनात बनाने से पहले ये पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, और ये बात हमारी मेमोरी से डिलीट कर दी।
तो यस ये बात हमें अब कैसे पता चली, अगर ये हमारी मेमोरी से डिलीट सर। हो गई? अब हमें ये देखने की या ये जानने की जरूरत है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन में सबसे अच्छे और सबसे सच्चे इंसान कौन थे। मैं नहीं कहता, मैं किसी शख्स का नाम नहीं लूंगा, मैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूंगा। अब आपने मुझे बताना है कि सबसे बेहतरीन शख्स कौन था, सर बताएं। जिसने मुझे जॉब दी, क्या? जिसने मुझे जॉब दी, मेरे नजदीक तो वो सबसे बेहतरीन शख्स जिसने आपको जॉब दी वो सबसे बेहतरीन शख्स है। अच्छा, है। आप जॉब के बगैर नहीं सरवाइव कर सकते? सर अब मेरे पास तो ऊपर से मनोसलवा नहीं उतरता ना। सर मनोसलवा की बात नहीं है, मैंने ये सवाल रखा है कि जॉब के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। जाहिर है सर, नहीं कर सकता। सर आपका तकाजा जो है ना, आपको जिंदा रहने के लिए पानी और खुराक और बदन को कवर करने के लिए सिर्फ एक जोड़े की जरूरत है, और आप उससे ज्यादा अगर इकट्ठा कर रहे हैं अपनी सहूलियात के लिए, ये आपकी जरूरत नहीं है, ये आप अपनी सहूलत के लिए इकट्ठा कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। 10-11 आपकी बीवियां जो इकट्ठी नहीं बेसिक नीड है वो सिर्फ महदूद दस सी है। 10-11 बीवियां इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। सर 10-11 बीवियां इकट्ठी करनी चाहिए, अगर मैं कर रहा, अगर मेरे मुझे तो, मेरे पास तो मतलब अल्लाह मुझे तो ताकत ही नहीं दी गई, ना मुझे इजाजत दी गई, मुझे जो इजाजत दी गई है मैं उसी के अंदर रहूंगा। ओके, तो सबसे सच्चा इंसान कौन है आपके नजदीक तारीख का? सर आप मुझे छोड़े, आप बताएं, आपकी नजर में सबसे सच्चा इंसान सिर्फ वही है जिसने आपको जवाब दी? नहीं सर, वो तो मैं मजाक कर रहा था। बहुत सारे सच्चे लोग हर दौर में गुजरे हैं। कभी कोई गलीलियो गुजरा है, कभी कोई अरस्तु गुजरा है, कभी कोई सुकरात गुजरा है, कभी कोई रॉजर बेकन गुजरा है, कभी कोई फ्रांसिस बेकन गुजरा है, कभी कोई स्पाइनोजा गुजरा है, कभी बर्टन रसल गुजरा है। बहुत सारे सच्चे लोग गुजरे। मेरा हमसाया बहुत सच्चा है सर, जब भी मिलता है सच बोलता है मेरे से। तो ये तो कैसे किसी आपके जब हमसाए ने ये क्लेम किया कि आप को पैदा कैसे किया गया? सर वो सच्चा इंसान है, जब उसे पता ही नहीं है तो वो क्लेम कैसे करेगा? सर अगर अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में कि जिन शख्सियात ने ये क्लेम किया है कि उनका राब्ता क्रिएटर के साथ है, आप अगर उनकी सच्चाई को मापने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उनके जो ट्रुथनेस है उसका लेवल क्या था। तो ये 19वीं सदी में मिर्जा गुलाम अहमद ने भी ये दावा किया था कि उनके पास टीची टीची नामी जो फरिश्ता है वो अल्लाह ताला से वही लेकर आता है। तो मिर्जा गुलाम अहमद का भी अल्लाह ताला से राब्ता था। सर अभी हम अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर बात करेंगे ना, तो फिर मेरे ख्याल से वो सारा भंडारा जो है ना खोल के हम एक अलहदा ही तरफ चले जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर भी अगर बात करना चाहेंगे तो मैं आपके साथ रेडी हूं, कोई मसला नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसको दुनिया के तमाम इंसान एक सच्चा इंसान समझते हो? 8 अरब 28 करोड़ लोग जो हैं, दुनिया के किसी एक इंसान को सच्चा इंसान मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं समझते, आपके इल्म के मुताबिक? सर आज से पहले बहुत सारी ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिसे हम मजहब की लैंग्वेज में पैगंबर या मैसेंजर कहते हैं। मुझे तो सर MSN मैसेंजर का पता है, उसके अलावा भी कोई मैसेंजर होता है? क्या? नहीं, मतलब पैगंबर, कौन से पैगंबर की बात कर रहे हैं आप? मैं तो सर उसी पैगंबर की बात करूंगा जिसकी शरीयत आज भी चल रही है। हजरत ईसा की बात कर रहे हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सर अभी भी वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। अभी तो भी टॉप लीडिंग पर तो हजरत ईसा की शरीयत है। तो हजरत ईसा की सर हजरत ईसा की शरीयत नहीं चल रही, हजरत ईसा अलैहि सलाम, देखिए मेरी बात सुने, हजरत ईसा अलैहि सलाम से पहले तो फिर वो जो है ना यहूदी, जो मतलब यहूदी हैं, वो भी तो फिर उनकी भी शरीयत चल रही है, उनकी भी तो चल रही सबसे है। पुराने तो फिर वही है। मुसद्दिक भाई, दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लैश मैसेंजर ने हमें क्या बताया है? सर हमें क्या बताया है? आप नौ इंसानियत ने जो जो सवालात उस वक्त उनसे किए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तमाम सवालों के जवाब दिए और उन्हें मिरेकल भी दिखाए। क्या मिरेकल दिखाया है? क्या मिरेकल दिखाया? सर चांद को दो टुकड़े करने वाला मिरेकल जो है वो गलत था। जो शख्स चांद के 2 टुकड़े कर सकता हो, और उस चांद के 2 टुकड़े जो हैं, पता नहीं वो चांद किसको कहते थे और 2 टुकड़े किसको कहते थे, क्योंकि वो 2 टुकड़े ना फारस में देखे गए, ना वो बाजंतीनी सल्तनत में देखे गए, ना चीन में देखे गए, सिर्फ मुसलमानों के लिटरेचर में आता है। और जो शख्स चांद के 2 टुकड़े कर सकता है
वो ग़ज़वा ओहद में अपने शहीद होने वाले 2 दांत नहीं उगा सकता? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि ये ना फारस में देखेंगे, हिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं मिलता। नहीं सर, नहीं मिलता, नहीं मिलता सर। मैंने बड़ा सर मैंने मेरी बड़ा ढूंढा मेरी सर। कम इल्मी के मुताबिक ना, मेरी कम इल्मी के मुताबिक मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो मुझे पता चला था कि यहाँ पर हिंदुस्तान में, यहाँ पर कोई एक हिंदू राजा था जिसने वो नजारा अपनी आंखों से देखा कि और चांद वो 2 और, टुकड़े। और वो हिंदू राजा ने अपनी किसी किताब में लिखा, क्या नाम था उस किताब का? सर मुझे ये बात याद नहीं अच्छा, है, अगर वैसे मैं मुसद्दिक आपके। साहब, आ हजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए और ये देखकर भी आपके चचा अबू तालिब ईमान नहीं लाए, क्यों? सर वो भी अवैस इकबाल जैसी थिंकिंग रखते थे। यानी हजरत अली के वालिद एथियस्ट थे? आई डोंट नो सर। मैं तो एक एथियस्ट थिंकिंग रखता हूँ। सर मे बी उनके लिए अच्छा भी ये मुसद्दिक भाई, एक्सेप्ट करना ना, मुसद्दिक एक्सेप्ट भाई, करना पॉसिबल आपकी ना हो। आपकी आपकी इस थ्योरी के ऊपर हम मजीद बात करेंगे। आज की पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, नूरे जी जी जी। मुतलिक ने नूरे मुतलिक ने एब्सोल्यूट लाइट ने कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के जरिए इस कायनात को तख्लीक किया, ये आपका एक यस दावा है, और इसके लिए यस आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी ईमेल की है और आप इसे रजिस्टर भी करवाने जा रहे हैं। यस। अगर आपसे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले, मुझे नहीं लगता वो आपको रिप्लाई करेंगे, मुझे लगता है उनका लेवल बहुत नीचे है, लेकिन अगर वो आपसे ये पूछें कि एब्सोल्यूट लाइट ने, नूरे हाँ मुतलिक हाँ। ने इस कायनात को कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के जरिए क्यों तख्लीक किया, तो आप क्या जवाब देंगे? सर कॉस्मिक सिंगुलैरिटी को क्यों तख्लीक किया? नहीं नहीं, कायनात को क्यों तख्लीक, कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के जरिए, कॉस्मिक सिंगुलैरिटी की वसातत से नूरे मुतलिक ने इस कायनात को क्यों तख्लीक किया? सर आपको क्यों लगता है कि डायरेक्ट ही आपको मतलब एक इंसान को बना के पैरेलल में खड़ा कर दिया जाए? नहीं नहीं, ये उसका निजाम है, ये उसका निजाम है, उसने इस निजाम के तहत ये अपना ये कायनात को बनाया है, ये उसका निजाम है ना, हम उसके ऊपर तो नहीं ना बात कर सकते। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्यों बनाया है, ना बनाता। सर क्यों, एक मिनट, मुझे ना अटेंडेंस का टाइम हो गया, मुझे हाजिरी लगा लेने दे, फिर मैं उसके सर बाद आता हूँ, एक आप मिनट। लगाएं सर, आप लगाएं सर, लगाएं हाथ से। हाँ हाँ। जी सर अवैस आपने भाई, आपने आपका फजर ये। आपने आपने सुबह फजर की नमाज पढ़ी थी सर? यस ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और कल रात इशा की नमाज भी पढ़ी थी? नहीं सर। तो सर आपने कल रात को अल्लाह ताला के सामने अटेंडेंस नहीं लगाई, और लेकिन आपको अभी दफ्तर में अटेंडेंस लगाने की फिक्र है, तो आप अल्लाह ताला से ज्यादा अपने दफ्तर वालों से डरते हैं? खैर, मैं सर मजाक, डरने की बात नहीं है। छोड़ें। सदिक जी। भाई, इस कायनात को अल्लाह ताला ने क्यों तख्लीक किया? सर अल्लाह ताला ने, जो भी कोई भी शख्स, अब मैंने ये थ्योरी अज्यूम की है ना, तो मेरा अब आपके सामने जब आ गई है, तो उसके बाद मेरा शौक ये रहेगा कि इसे पूरी कायनात में डिस्कस किया जाए, ठीक है? तो अल्लाह पाक इंसान और इसको मार्स पे इंसान। डिस्कस किया जाएगा, इसको जुपिटर पे डिस्कस किया जाएगा, इसको सैटर्न पे डिस्कस किया जाएगा, जहां जहां लाइफ नहीं है ये थ्योरी वहां पर डिस्कस होगी, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, कैम्ब्रिज में नहीं होगी, ऑक्सफोर्ड में नहीं होगी, स्टैनफोर्ड में नहीं होगी सर, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी नहीं होगी ये डिस्कस। ओके 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 सर, ये आप कह सकते हैं कि ये नहीं हो। नहीं नहीं मुसद्दिक भाई, आखिरी सवाल, आपकी आपकी आवाज चली गई है मुसद्दिक भाई, आपकी आवाज चली गई है। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी अल्लाह आवाज आ ताला, रही है अभी? अभी अब मेरी आइए आवाज आ रही है? मुसद्दिक भाई, अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों तख्लीक किया? सर अल्लाह पाक ने अपने ज़हूर के लिए, अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को जाहिर करने के लिए इस कायनात को तख्लीक किया, यानी ताकि उसको हम जाने, उसको हम पहचाने। अल्लाह ताला अपनी पहचान के लिए हमारा मोहताज है। अल्लाह ताला हम अपनी पहचान के लिए हमारा मोहताज है। आप एक ऐसे शख्स को अपना मोहताज बनाने का दावा कर रहे हैं जिसने आपको पैदा किया। नहीं नहीं सर, वो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को इसलिए तख्लीक किया ताकि उसे कोई पहचाने,
यानी अगर वो इस कायनात को तख्लीक ना करता तो उसको कोई पहचानता ना, वो अपनी पहचान के लिए इस कायनात का और इस कायनात में बसने वाली मखलूक का मोहताज है। सर ये आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप कहें, आप कह सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक, अगर किसी अल्लाह पाक की कोई मतलब क्रिएशन नहीं होगी तो फिर अल्लाह पाक को कौन जानेगा? अगर अल्लाह पाक ने किसी को क्रिएट ही नहीं किया, अगर अल्लाह पाक ने यानी अल्लाह ताला अपनी अपने आप को जनवाने के लिए या अपने आप को पहचान करवाने के लिए अपनी क्रिएशन का मोहताज है। सर ये आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, मुसद्दिक भाई, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक के ऊपर बिलीव है। नहीं नहीं सर, आपका तो बिलीफ है और आपने 1.5 महीने की रिसर्च भी की है। उस बिलीफ के Yes. बाद मतलब अल्लाह ताला ने इस कायनात को इसलिए खल्क किया कि ये कायनात उसको पहचाने। यस, अल्लाह, ये आप कह सकते हैं ना, हमें तो अल्लाह पाक ने इसलिए पैदा किया, हमें बेसिकली जो अल्लाह पाक ने हमें हमारे जो मजहबी किताबें हैं उसे आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया, ठीक है। तो जो बच्चे पैदा होते ही फौत हो जाते हैं, जिन्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता, और तो उन्हें क्यों पैदा किया? सर उन्हें भी आपकी आवाज सारे ही फौत हो। सर पीछे से कॉल आ रही है इसलिए मेरी आवाज चले जाती है, क्योंकि अभी ड्यूटी का टाइम भी हो चुका है, इसलिए जो है ना वो फिर हम यहीं से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सर, बात अधूरी रह जाएगी वरना। ठीक है, हम यहीं से आपकी थ्योरी पर और इसी सवाल से हम आगे डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्या सर? कि हम यहीं से हम बकिया पॉडकास्ट में, अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे। अगर आप कोई 5 मिनट करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, मैं कर लेता हूँ मैनेज। I have to run somewhere. ओके सर, थैंक यू सर। मुसद्दिक जट साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने आज जो थ्योरी पेश की है, मुझे लगता है कि दुनिया के साइंसदानों को उस पर गौर करने की जरूरत है। और स्ट्रीम के आखिर में शौकीन काफिर का, ब्लैक पिंक का, मैं बबरू वाहन का, विक्रम तनवार का शुक्रगुजार हूँ, सुपर सनी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की स्ट्रीम को सपोर्ट किया। और आप यकीन मानिए कि आप लोगों की ये जो सपोर्ट है हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत माने रखती है, क्योंकि अगर आप लोग हमें इस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इस स्ट्रीम का सिलसिला ज्यादा देर तक बरकरार रख पाएंगे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट लेट्स सी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आज की इस स्ट्रीम से आपको सोचने के कुछ ऐसे दरवाजे मिले होंगे जिनको खोलने से पहले आप हिचकिचाएंगे जरूर, लेकिन खोलिएगा जरूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।